अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वबा के बायस पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल की। इससे आवाम को बचाने के लिए पाक फौज मैदान में आ गई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुल्क भर में पाक फौज की तैनाती का ऐलान किया। कहा हुकूमत की हिदायत के तहत तैनातियां कर दी गई हैं। पाक फौज किसी किस्म का सिक्योरिटी मुआवजा इस सिलसिले में नहीं ले रही। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। मुस्बत केसेस की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। 16 शहरों में केसेस की शरह बहुत ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर इंडस्ट्रीज के लिए मुख्तस ऑक्सीजन शोबा सेहत को दे सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर जारी है और ये लहर पहली दोनों वेव से कहीं ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। पूरी दुनिया और बिलखसूस हमारा खित्ता इस वबा से शदीद मुतासर हो रहा है। वबा की शिद्दत और तेज़ रफ्तार फैलाव की वजह से अमवात में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद दबाव का शिकार है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल अगर बरकरार रही तो इंडस्ट्री के लिए मुख्तस ऑक्सीजन भी सेहत के शोबे के लिए वक्फ करना पड़ सकती है। मुल्क भर में 51 शहरों में पॉजिटिविटी रेशो 5% से ज़्यादा। कुछ शहरों में अस्पतालों में 90% से ज़ायद वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड। वबा की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अवाम की हिफाजत सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। 16 शहरों में इस ही मुनासिबत से पाकिस्तान आर्मी की इनहैंस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई। पाकिस्तान आर्मी ट्रुप्स की तैनाती का बुनियादी मकसद सिविल हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मुआवनत। पाकिस्तान आर्मी ने इस डिप्लॉयमेंट के दौरान भी पिछली मरतबा की तरह किसी किस्म का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस क्लेम न करने का फैसला किया है। फेस मास्क का इस्तेमाल, समाजी राब्तों और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से हिफाजती गाइडलाइंस पर अमल करके ही हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। हमें पहले से भी ज़्यादा एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने इर्द गिर्द के लोगों का एहसास करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको इस वबा से महफूज रखें। वो तमाम लोग जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाने में मसरूफ़ हैं, अल्लाह ताला उनकी काविशों को कामयाब करे। आमीन। सिंध ने भी बिलाखिर फौज की मदद लेने का फैसला कर लिया। सूबे में नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगी। सरकारी दफातर में सिर्फ 20% मुलाजमीन ही आएंगे। अगर किसी दुकान में उसकी गुंजाइश से 50% से ज़्यादा गाहक हुए तो उसे सील किया जाएगा। रेस्टोरेंट सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी ही कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था वो सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस कम होने के बावजूद भी घबराए हुए हैं। हम इस वक्त सबसे कम हैं पॉजिटिव केसेस में। कल की तारीख में 5.62% केसेस पॉजिटिव आए थे, जबकि पूरे मुल्क का एवरेज 9.62 है। लेकिन इसके बावजूद हम घबराए हुए हैं। 3 गुना 4 गुना हमारी पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है जो रोजाना पॉजिटिव आते हैं। क्या हमारे लिए रीजन नहीं कि हम कुछ परेशान हो, कुछ घबराएं? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हम मुकम्मल तौर पे बंद कर रहे हैं। हर दुकान को अपनी कैपेसिटी का 50% से ज़्यादा बंदा अंदर नहीं दाखिल होने देना है। 10 की कैपेसिटी और 5 से ज़्यादा नहीं आ सकते। और वो इंश्योर करेगा अगर कहीं कोई वायलेशन करेगा तो हमें मजबूरन उस दुकान को बंद करके सील करना पड़ेगा। थर्सडे से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी सिंध के अंदर। सब सरकारी दफातर में 20% से ना बढ़े अटेंडेंस, 9 से 2 कर दिए हैं दफातर के औकात। प्राइवेट ऑफिसेज में वैसे ही 50% की NCOC ने एक लिमिट डाली है कि 50% से ज्यादा लोग ना हो। हम अब इसको मॉनिटर करेंगे और अगर कोई दफ्तर 50% से ज्यादा बुलाता है और उसकी वायलेशन करता है वो दफ्तर सील कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स, आउटडोर डाइनिंग बंद है। टेक अवे और होम डिलीवरी ये खुली है। हमने इंतजामिया से कह दिया है कि इस पे सख्ती से अमल किया जाए। प्रिजन्स के अंदर विजिटेशंस खत्म कर रहे हैं हम। सोशल एक्टिविटीज, सोशल क्लब्स बंद। मेरा मजाक उड़ा लो, 100 बार उड़ा लो, इस वबा को सीरियस ले लो। मोहलिक वबा का शिकार मजीद 70 मरीज दम तोड़ गए। 4800 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NCOC ने ईद पर 6 छुट्टियों की सिफारिश कर दी है। वैक्सीनेशन के लिए 40 साल से जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना
के वार जारी। पाकिस्तान में वायरस से मुतासरा मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 17,187 हो गयी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 4,825 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 79,219 हो गए। 5,810 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के बायस सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 31 अमवात हुई, पंजाब में 26, सिंध में 6, इस्लामाबाद 5, जबकि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एक मरीज जाँ बहक हुआ। मुल्क भर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 9.61% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 469 अफराद में वायरस की तस्दीक, शरह 12.59% रही। 40 साल से जायद उम्र के अफराद की भी वैक्सीन लगवाने की बारी आ गई। NCOC इजलास में फैसला हुआ है कि 40 साल से जायद उम्र के शहरी कल से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पंजाब में कोरोना का फैलाव काबू में न आ सका। सूबे में मुस्बत शरह 9% से ज्यादा हो गई। एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाने के लिए पाक फौज ने लाहौर की सड़कों पर गश्त शुरू कर दिया। पुलिस चीफ ने खबरदार किया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा वो जेल जाएगा। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी। सूबे में मस्बत शरह 9% से जायद हो गई। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 26 अमवात हुई। लाहौर में 5 अफराद जाँ बहक हुए। एक रोज में पंजाब में मजमूई तौर पर 2,190 केसेस सामने आए। उधर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पाक फौज ने शहर की सड़कों पर गश्त शुरू कर दिया। गाड़ियों पर कोरोना से बचाव की तहरीर भी दर्ज की गई। पुलिस और फौज के मुश्तरका फ्लैग मार्च के जरिए भी लोगों को मोहतात रहने का पैगाम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ CCPO लाहौर और कमिश्नर ने भी शहरियों को SOPs पर अमल की हिदायत की। जो हमारे लॉकडाउन वाले एरियाज है उसमें से आप निकलेंगे और जनरल पब्लिक में आप जाके इंटरमिंगल करने की कोशिश करेंगे तो आप जेल जाएंगे। प्यार मोहब्बत से बात करके शायद वो तासुर, वो मैसेज हम नहीं पहुंचाने में कामयाब हुए, जो शायद अभी हमें यकीनन बल्कि सख्ती करने में हमें नजर आ रहा है कि शायद उसका नतीजा मिलेगा। उधर सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास की सदारत करते हुए सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद फौरी तौर पर बढ़ाने की हिदायत कर दी है। कैमरामैन खुरम फयाज और रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। एहतियात करें, दवा करें, दुआ भी करें। किसी भी वबा का आना और उसका जाना हुक्म इलाही से होता है। तौबा भी इलाज ही की एक सूरत है। पूरी कौम इसे अपनाए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज कहते हैं वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ऐन शरई तकाजा है। अवाम बाजमात नमाज महदूद और तरावी घरों में ही अदा करें। हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें। इस्लामी एतकाद के मुताबिक हर वबा अल्लाह ताला की तरफ से आती है और उसी के हुक्म से ख़त्म होती है। इसका इलाज या इससे बचाव के लिए मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना के ऐन तकाज़ाए शरीयत। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बिलखुसूस वैक्सीनेशन के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा करते। ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को रोक दिया जाए। माहिरीन तिब और डॉक्टर्स की राय के मुताबिक बाजमात नमाज को कम से कम अफराद तक महदूद रखा जाए। सुनते हैं घरों में अदा करें, वज़ू भी घर से बना के आएँ और सफ़ों के दरमियान फासला रखें। मुअम्मर अफराद और इसी तरह नज़ला, ज़ुकाम और कांसी से मुतासर अफराद घरों में नमाज पढ़ें। बच्चों को मस्जिद में ना लाया जाए। बारों, ज़ियारत गाहों, इमाम बारगाहों में महाफिल और अवामी जलसों को फिल वक्त मौकूफ़ कर दिया जाए। हाथ मिलाना, मुसाफहा, गले मिलना, मुआनका की रिवायत फ़िलहाल तर्क कर दी जाए और सिर्फ सलाम पर इत्तिफा किया जाए। इलाज, मुआलजा और एहतियाती तदाबीर के साथ रुजू इल्लाह और तौबा इस्तग़फ़ार भी इलाज ही की एक नौइयत है। पूरी कौम को इस पर अमल पेरा होना चाहिए। तरावी घरों पे अदा की जा सकती है। ख़त्म कुरान का इनेकाद सादगी से किया जाए और हुजूम बनाने से इज्तिनाब किया जाए। कहाँ बुज़दार, कहाँ अदाकार, तफसीलात थोड़ी सी देर में। और चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन का अतिया 5 लाख डोजेस फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर इक़्तिसादी अमूर उमर अयूब और चीन के सफ़ीर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ने कोरोना वैक्सीन की ग्रांट फराहम करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि चीन अब तक 20 लाख कोरोना वैक्सीन अतिया कर चुका है। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान को ऑक्सीजन प्लांट की फराहमी की भी पेशकश की।
वजीर आजम ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया। खिताब में वजीर आला उस्मान बुज़दार का खुलकर दिफा भी किया। बोले, एक तरफ बुज़दार और दूसरी जानिब वो बॉलीवुड का अदाकार था जो बड़े बड़े बूट पहनकर खड़ा हो जाता था। अरबों रुपया इश्तिहारों में लगाने से कारकर्दगी नहीं आती। 5 साल बाद पंजाब वाले देखेंगे कि किसने उनकी मदद की है। कैंपेन चलती है कि वज़ीर आला पंजाब अहलियत नहीं रखते, और उसके मुकाबले में जो 2.5 साल पहले बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियां पहन के खड़ा होता था। असल में इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि किसने अपने कमज़ोर तबके की मदद की। वो आदमी मुझे चाहिए था जो पाकिस्तान में जिसका जीना मरना हो, जिसको कोई छुट्टियों के लिए लंदन ना जाना पड़े। लंदन के महंगे तरीन इलाकों में इन्होंने महलात लिए हुए हैं। तो मैं आपको यकीन अभी दिलाता हूँ, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं पंजाब की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। सब डरते हैं जी वो हेल्थ कार्ड में इतना पैसा खर्च होगा। आज उस्मान बुज़दार ये उन्होंने पूरा जोर लगा रहे हैं कि सारे दिसंबर तक हर पंजाब के शहरी, हर खानदान के पास हेल्थ कार्ड हो। हमने सारे इलाके की डेवलपमेंट करनी है, सिर्फ एलीट के इलाकों की डेवलपमेंट नहीं करनी। ये सेक्रेटेरिएट एक शुरुआत है और इंशाल्लाह 5 साल के बाद पंजाब में लोग ये याद रखेंगे, वो ये देखेंगे कि पंजाब के गरीब लोगों की किसने मदद की। खबरों में आगे देखिए, मरियम नवाज की ख्वाहिश। अब नजर तो ये आ रहा है कि फासले सिमटने लगे हैं, लेकिन वजीर आजम और जहांगीर तरीन में दूरियां कम हो सकेंगी या नहीं, ये सवाल है। खैर, इसका भी जल्द मालूम हो जाएगा। वजीर आजम ने तरीन ग्रुप के 33 अरकान को मुलाकात के लिए कल का वक्त जो दे दिया है। अलबत्ता जहांगीर तरीन इस मुलाकात में नहीं आएंगे। अब्बास शबीर रिपोर्ट कर रहे हैं। खान तरीन दोस्ताना बहाल होगा या फिर दरारें बढ़ेंगी, मामला अहम मोड़ पर। वजीर आजम ने जहांगीर तरीन ग्रुप की तहरीरी दरख्वास्त पर मुलाकात का वक्त दे दिया। खत लिखने वाले अराकीन असम्बली को बुला लिया गया। बड़ी बैठक मंगल को लगेगी, जिसमें जहांगीर तरीन शरीक नहीं होंगे। वजीर आजम को तरीन ग्रुप के एक वफाकी वजीर समेत 11 MNAs और 4 मुशीरान समेत 22 MPAs अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। इमरान खान और जहांगीर तरीन में गलत फहमियाँ आखिर फैलाई किसने, इस पर भी बात होगी। मुलाकात में हम ख्याल ग्रुप का वफ्द तरीन केस की शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा भी करेगा। वजीर आजम के साथ बड़ी मुलाकात से पहले बैठक के निकात तय करने के लिए हम ख्याल ग्रुप का अहम इजलास भी मंगल को तलब। बैठक इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर दोपहर 1 बजे लगेगी। दूसरी जानिब कल तक हुकूमत गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली मरियम नवाज ने कलाबाजी खा ली। पहले इस्तीफे मांग रही थी, अब हुकूमत को 5 साल मुद्दत पूरी करते देखना चाहती हैं। कहती हैं अगले 2 साल में हुकूमत मजीद एक्सपोज हो जाएगी। कभी आर या पार, अब या आर या पार इंशाल्लाह, तो कभी चुटकी की मार। जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं, 24 घंटे की मार नहीं। और कभी तारीख पे तारीख, 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। लेकिन ये क्या माजरा हो गया? तब्दीली सरकार के लिए मुसलसल दर्द सर बनी रहने वाली मरियम नवाज अचानक बदल गई। चाहती हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत आइंदा 2 सालों में मजीद एक्सपोज हो जाएगी। लीगी रहनुमा अता तारड़ भी मरियम नवाज के बयान का दिफा करते नजर आए। तो बात उन्होंने की वो इस पैराए में की कि ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं, इनकी कारकर्दगी बुरी से बुरी है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये एक दिन भी आना रहे, मगर ये जितनी देर रहेंगे लोगों को इनकी असलियत पता लगेगी। उधर पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर ने पुराने इत्तेहादियों पर तंज कर दिया। कहा उम्मीद है आज के PDM इजलास में मरियम नवाज के बयान का जायजा लिया जाएगा। इमरान हुकूमत को 5 साल कैसे पूरे करवाने हैं, इस हिकमत अमली का भी ऐलान किया जाएगा। एक कलाबाजी से दूर हुए, दूसरी से वापस आ जाएं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी और ANP को इत्तेहाद से अलहदगी के फैसले पर नजरसानी का मशवरा दिया। फजलुर रहमान ने कहा दोनों जमातों ने गलत फैसला किया। रमज़ान के बाद भरपूर अवामी राबिता मुहिम चलाई जाएगी। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं।
मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, JUI, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। PDM क़यादत का पीपल्स पार्टी और ANP की जानिब से जवाब न देने पर अफसोस का इजहार। ईद के बाद अवामी राब्ता मुहिम के मंदरजात को हतमी शक्ल दे दी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से बातचीत में हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। अगला लाएअमल क्या होगा ये भी बता दिया। तजावीज़ मुरतब की हैं। रमज़ान मुबारक के बाद पूरी क़ुव्वत के साथ अवामी राब्ते का आगाज़ किया जाए, उसके लिए सरबराही इजलास हिकमत अमली तय कर ले। मईशत तबाह हो चुकी है, इस बात पर गौर करेंगे कि मईशत की बेहतरी के लिए हमारे पास क्या तजावीज़ हैं। PDM सरबराह की कोरोना के फैलाव और हुकूमत के नाकाफी इक़दामात पर भी तनकीद। अपने दोस्तों को भी अदाओं पर गौर करने का मुतालबा कर दिया। जो रवैया उन्होंने अपनाया है किस जमहूरियत के तकाज़ों को पूरा करता है। मुस्बत लबुलेजे में भी बात की जा सकती है। इस हुकूमत का खात्मा, इससे कौम की निजात, एक आज़ादाना इंतखाबात कौम को वापस देना, उस पर उसके लिए हम पुराज़म भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था कि हुकूमत के खात्मे के लिए PDM अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और हर मसले का हल बताने वाले मौलाना फजलुर रहमान सहाफ़ियों के सवालात में ही फंस कर रह गए। मीडिया से गुफ्तगू का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक थी PDM के बाद कहाँ है PDM? रमज़ान शरीफ का महीना बहरहाल जब उम्मत मुस्लिमा पे आता है तो बहुत से उनकी मामूलात कुछ वक्त के लिए ज़रा मुअत्तल हो जाती हैं। PDM जोड़ने की कोशिशों में मसरूफ मौलाना फजलुर रहमान इजलास के बाद मीडिया के सामने आए तो सवालों में घिर गए। कहते हैं कि जुर्रत कैसे हुई PDM क़यादत की एक जमहूरी जंग लड़ने वाली पार्टी को नोटिस भेजने की? शायद खान अब्बासी और मौलाना साहब ये बातें हो चुकी हैं, इस पर दोबारा हम बातें करते हैं। भाई ये बातें पुरानी हो गई हैं, जरा घिसी पिटी बातें को छोड़ दो, कोई नए सवालात करो। फजलुर रहमान पुरानी बात कहकर जवाब नहीं दे रहे थे कि सहाफ़ी ने ऐसी नई बात की कि मौलाना ने बड़े गौर से सुना, मगर जवाब क्या देते? कहते हैं कि नून लीग ने डील कर लिया हुकूमत पूरी कराने के लिए, इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। हमें वो बयान दिखाया जाए किधर? ये सारी मीडिया। तो ये सुन लीजिए मौलाना साहब, ये पुराना नहीं ताज़ा बयान है। हर फजलुर रहमान PDM को समेट रहे हैं, उधर जो साथ खड़े हैं वो शायद एजेंडे से ही हट रहे हैं। कुछ मालूमात है हमको। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का लॉलीपॉप दिया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा 2.5 साल के दौरान इलाके में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। बुज़दार का शहबाज शरीफ से मुआजना करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। बोली जो लाहौर का कचरा साफ नहीं करा सकता उसका शहबाज शरीफ से क्या मुकाबला। जनूबी पंजाब सूबा बनना था, सेक्रेटेरिएट नहीं बननी थी। होना ये चाहिए था कि जब इमरान साहब स्टेज पर आते तो वो माफी मांगते। 2.5 साल एक मंसूबा नहीं दिया जनूबी पंजाब को, 2.5 साल 1 रुपया नहीं दिया जनूबी पंजाब को। बनी गाला के बावर्ची खाने का जिस ATM से खर्चा चलता था उसका जहाज आजकल उड़ने लगा है, इसलिए मुल्तान में सेक्रेटेरिएट की तख्ती लग गई। बुज़दार साहब का मुआवजना शहबाज शरीफ साहब से करते हुए एक दफा सोचिएगा। और जिससे लाहौर का कचरा ना साफ हो वो शहबाज शरीफ से मुकाबला करेगा। जिसके मंसूबों से डर लगता है, जिसकी तख्तियां आप देखते हुए मुल्तान गए हैं, जिसके अब बूटों से डर लगता है, जिसकी टोपी से डर लगता है, वो बाहर आ गया है। जो 1 मेगावाट बिजली नहीं बना सकता वो 5500 मेगावाट बिजली बनाने वाले शहबाज शरीफ से डरेगा। लाहौर और पंजाब का गंद तब साफ होगा जब अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत अनकरीब पंजाब का और लाहौर का सियासी गंद साफ होने वाला है। 40 साल का हिसाब नवाज शरीफ ने दिया है, शहबाज शरीफ ने दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिया है। अब हिसाब देना पड़ेगा 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का। अब हिसाब देना पड़ेगा बनी गाला के गैर कानूनी घर का। हिसाब देना पड़ेगा जमान पाक का घर कहां से खरीदा गया था और किसने मुरम्मत कराया है। और साबिक MD पाकिस्तान पेट्रोलियम की तैनाती किस कानून और ज़ाब्ते के तहत की गई थी? नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी से 26 सवालात के तहरीरी जवाबात मांग लिए। मतवाले रहनुमा कहते हैं मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, नैब को जो मालूमात दरकार है हुकूमत से हासिल करे। चेयरमैन नैब की तकर्री पर पछतावे का इजहार भी किया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट।
वामिक बुखारी की बतौर सरबराह पाकिस्तान पेट्रोलियम तैनाती का केस। शाहिद खाकान अब्बासी नायब रावलपिंडी के इस्लामाबाद में कायम दफ्तर पहुंचे। तफ्तीशी अफसर ने केस के रिकॉर्ड से मुतालिक सवाल किया तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोले, मेरे पास कुछ भी नहीं, जो चाहिए हुकूमत से लें। नायब तफ्तीशी टीम की शाहिद खाकान अब्बासी से 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त पूछगछ। वापसी पर 26 सवालात पर मबनी सवालनामा भी थमा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने नायब के खिलाफ दिल का गुबार खूब निकाला। बतौर वज़ीर-ए-आज़म किस इदारे के सरबराह की तैनाती पर पछतावा है, ये भी बता दिया। मुझे शर्मिंदगी सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की और वो चेयरमैन नायब की अपॉइंटमेंट की है। ये दोहरे मयार जो इंसाफ के हैं, जो ये 2 नंबर काम आज एहतसाब के इदारे में हो रहे हैं, ये मुल्क की तबाही का बायस है। लीगी रहनुमा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कामयाबी के दावों पर भी कड़ी तनकीद की। कोरोना बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, ये फख्र लेके हमारा मुल्क वज़ीर-ए-आज़म जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, इस आदमी को आज मानना चाहिए कि मैं नाकाम हो गया हूँ। नायब ने सरबराह पाकिस्तान पेट्रोलियम की तैनाती से मुतल्लिक सवालनामे पर शाहिद खाकान अब्बासी को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हदायत कर दी। दोबारा तलबी का फैसला तहरीरी जवाब मिलने के बाद होगा। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने मुअज़्ज़िज़ जज की अहलिया और बच्चों का केस FBI को भिजवाने के अपने ही फैसले पर नजरसानी कर ली। FBI की रिपोर्ट का रदम करार अहलिया और वकला तंजीमों की दरखास्तें 6-4 की अक्सरियत से मंजूर कर ली गईं। जस्टिस फायज ईसा की नजरसानी दरखास्त पर जजेस में टाई पड़ गया। जुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस का ड्रॉप सीन। 10 रुकनी बेंच ने साथी जज को क्लीन चिट दे दी। अदालत ने शरीना ईसा और बच्चों के ज़राए आमदन की जांच पड़ताल के लिए केस FBI को भिजवाने का अपना ही फैसला वापस ले लिया। फैसले के नतीजे में FBI की तमाम तर कार्रवाई और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई रिपोर्ट का लदम करार, जिसके नतीजे में ये खतरा भी टल गया कि FBI रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनके खिलाफ कोई नया रेफरेंस दायर कर सकती है। अदालत ने करार दिया है कि FBI की तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी भी फोरम पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। फैसले में शरीना ईसा और बार काउंसिल की नजरसानी दरखास्तें 6-4 की अक्सरियत से मंजूर, जबकि जस्टिस फायज ईसा की नजरसानी दरखास्त पर जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मदर आलम मियां खेल ने अपने फैसलों पर नजरसानी की तो जस्टिस याह्या अफरीदी के इख्तलाफ के बाइस बेंच में 5-5 से टाई। 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन ने फैसले से इख्तलाफ किया, जबकि बेंच में नए शामिल होने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस फायज ईसा के हक में फैसला दिया। 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल तमाम जजेस ने जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का लदम करार दिया था, जबकि जाँच पड़ताल के लिए केस 7-3 की अक्सरियत से FBI को भिजवाया गया था। कैमरामैन अवैस काजी और साथी रिपोर्टर शहजाद अली के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। डाकुओं का पसंदीदा इलाका, जानिए इसी बुलेटिन में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाजुल हसन चौहान कहते हैं NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होगा। इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पोलिंग के दौरान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। खुर्शीद आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। NA 249 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कमिश्नर कराची के दफ्तर में अहम इजलास। सदारत कमिश्नर कराची नवीद शेख और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने की। इजलास में सिक्योरिटी और कोरोना SOPs के हवाले से बातचीत की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने बताया कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराए जाएंगे। इस हवाले से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल है। तमाम पोलिंग स्टाफ जो है उनका उनको बताया जाएगा कोरोना की SOP पर अमल करने के लिए। उनको मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको सैनिटाइज़र दिए जाएंगे और सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल किया जाएगा। ये इलेक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, डेफिनेटली है। नवीद शेख का कहना था कि कमिश्नर ऑफिस में इजलास का मकसद तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना था। आइडिया ये था कि एकदम मिलकर बैठ के ये कर लें और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा ये हुआ कि सारे एक जगह जितने भी महकमे थे, वो वाटर बोर्ड हो, हेल्थ महकमा हो, एजुकेशन का महकमा हो या फिर के इलेक्ट्रिक का हो, सारे आगे उन्होंने बता दिया कि किस हद तक उन्होंने अपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक महकमा सहित और दीगर इदारों के अफसर भी शरीक हुए। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। हल्का NA 249 के उम्मीदवार और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को अपनी जीत पर यकीन है। कहते हैं कि पार्लियामेंट में कराची के लिए आवाज़ उठाऊंगा और कराची का हक दिलवाऊंगा। समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से खुसूसी बातचीत में उनका क्या कहना था, आपको सुनवा देते हैं। PSP ने कोई सर्वे पोल कराया है, क्या लगता है कोई सरप्राइज़ मिलेगा? यहाँ पर जिन लोगों ने पहले आजमाया है वो उनसे मायूस हैं। कुछ भी का नहीं हुआ ठीक, बल्कि जो चीज़ें ठीक थी
वो सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं और लोगों को हमारा पिछला काम किया हुआ याद है। उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो चीज़ें थी वो तब तबाह बर्बाद हो गई। रोड पर खड़े होकर बात करने में और एक जहाँ पर हुक्मरान बैठे होते हैं वहाँ पर पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम हुक्मरानों को गाइड करेंगे कि मसाइल हैं क्या और उसका हल क्या है, और अगर कोई मुनाफिक नहीं होगा तो उसको हमारी बात माननी पड़ेगी। रोज़ाना काम करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, जब लोग थक हार जाते हैं हम भी तो जाके सो जाते हैं, दोबारा उठते हैं, दोबारा शुरू हो जाते हैं। हमने अभी ये सोचा ही नहीं कि हमारा मुकाबला किससे। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत खौफनाक भी होता जा रहा है। सारी जमातें इलेक्शन मुलतवी करने की अपीलें कर चुकी हैं, लेकिन आप और नून लीग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, जो जमातें इलेक्शन कैंपेन मुलतवी करने की अपीलें कर रही हैं ना, उनको एक महीने की कैंपेन के बाद अंदाज़ा हो गया कि उनके साथ होने क्या वाला है, तो इसलिए वो अपीलें कर रही हैं इलेक्शन मुलतवी करने की। आपके शहर और उसके मज़ाफ़ात में हरामखोरों को बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। गौर से सुन लें कि समा टीम हरामखोरों के पीछे आ रही है। ऐलान खत्म हुआ। लाहौर से आपको खबर दें, जहां करंट लगने से बाप और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। रस्सी से कपड़े उतारने के दौरान मेन लाइन से करंट लगा। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। गोहर को माँ ने कहा दीवार से कपड़े उतार लाओ। गोहर कपड़े उतारने लगा तो एक शर्ट बिजली की मेन तारों पर जा गिरी। गोहर ने करीब पड़े आहनी राड से पकड़कर उसे उतारने की कोशिश की तो जिंदगी की आखिरी जोरदार चीख मारी। फायजा भाई की चीख सुनकर पागलों की तरह भागी। भाई की जिंदगी बचाने के लिए उसने भी जिंदगी की आखिरी जोरदार चीख मारी। फायजा की चीख ने सोए बाप को झटके से जगाया। इमरान बेटी को बचाने आया तो बेरहम बिजली ने उसको भी मौत की नींद सुला दिया। सामने घर से मेन की तारें गुजर रही थी, बच्चा छोटा, वहाँ से उसके हाथ में लोहे का राड था, सिल्वर का राड, वो छुआ उस तार को, वो बच्चा इस तार के साथ चिमटा है। उसकी बड़ी बहन जिसका फायजा नाम है, वो तकरीबन 12-13 साल की उम्र थी, वो बचाने के लिए गई है, वो भी इसके साथ चिमट गई है। उसके बाद उसका बाप गया है जिसका नाम था आसिफ अली, वो भी उसके साथ चिमट गया है। इस तरह तीनों की डेथ हो गई है। गोहर चौथी क्लास में जबकि फायजा छठी में थी। दोनों माँ बाप के सबसे बड़े बेटी बेटा थे। पहला हादसा नहीं है इस गली में, मेरे साथ वाले घर से भी एक औरत को करंट लगा, वो नीचे गली में गिर गई, लेकिन उसकी जान बच गई थी। बाप और दोनों बच्चे रोजे से थे। गोहर और फायजा की मां की आज की अवतार सिसकियों, आंसुओं और आओ बका से गिरी हुई थी। कैमरामैन जवाद याया के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर।